हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले अ बिग थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि आपने अपने अमित भाई को चूज किया, आपने फास्ट एजुकेशन को चूज किया, आपकी सीए इंटरमीडिएट की इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी का एक प्यारा सा पार्ट बनने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बात पता है, कोई भी चीज या कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले ना हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहली चीज है कि यार मेरे को जाना कहाँ है, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। सेकंड, यार मेरे साथ इस जर्नी में होने कौन वाला है, मेरी जो इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी होगी क्या मुझे अकेले तय करनी है कि कोई दोस्त कोई अपनी हेल्प करने के लिए होने वाला है। और फाइनली थर्ड चीज कि मेरे को इस इंटायर जर्नी में क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, क्या क्या सीखूंगा, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलेंगी, क्या उतार चढ़ाव होने वाले और कैसे ये जर्नी आगे बढ़ने वाली है। तो ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी सीए की जर्नी भी कुछ इन्हीं तीन सिचुएशंस पे बेस्ड है। बताओ कैसे? चलिए देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? परफेक्टली विजिबल है। तो हमारा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा गोल क्या है? हमारा काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, अपने नाम के आगे सीए वर्ड का यूज करना। सो हमारा एंड गोल तो यही है। पर उससे पहले हमें सीए फाइनल्स क्लियर करना पड़ेगा, उससे पहले आर्टिकलशिप और उससे पहले सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो हमारी जो मेन गोल है, हमारा जो मेन टारगेट है सीए बनना, उसके लिए अभी हमारा मेन टारगेट क्या है? सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्लियर करना। बहुत अच्छे। अब सेकंड क्वेश्चन कि यार आपके इस इंटरमीडिएट जर्नी में आपके साथ होने कौन वाला है? ये बंदा दिख रहा है क्या आपको डिग्री पकड़ के? एग्जैक्टली, दिस इज मी। I am CA Amit Sharma and I have recently qualified my CA final examinations. I had All India rank 30 in my CA intermediate. I completed my articleship from KPMG, one of the big fours, and I did my industrial training from Goldman Sachs, which is one of the topmost investment banking firms. Also, currently I am associated with Fast Education as a faculty for cost management, financial management and strategic management. अमित भाई, तीनों मैनेजमेंट वाले कंसेप्ट आपने अपने पास ही रख लिए क्या? एग्जैक्टली exactly, क्योंकि गोल्डमैन में जो मेरा डोमेन था ना वो एफपीएनए था। एफपीएनए क्या अमित भाई? एफपीएनए एक ऐसा डोमेन है जिसमें आपको सारी इनकम और एक्सपेंसेस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब बजटिंग, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, सब कुछ करने को मिलता है। और जो हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें काम आते हैं ना, वो होते हैं कॉस्ट, एफएम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जैक्टली। तो अकाउंट्स, ऑडिट और टैक्सेशन, इनके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जो ये तीन सब्जेक्ट्स हमारे लिए ओपन करके देते हैं। और क्योंकि ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए मैं ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए अमित भाई, हमें ये पता चल गया कि एटलीस्ट हमारे साथ इंटरमीडिएट की जर्नी में आप तो होने वाले हो इन पेपर्स के लिए। बहुत अच्छे। अब हम जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या होने वाला है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारी बैच की डिटेल्स जाननी पड़ेंगी। तो हमारी बैच की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 40 आवर्स में हम पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलॉन्ग विद क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हमारे पास 20 लेक्चर्स होंगे, हर एक लेक्चर 2 घंटे का होगा। क्या अमित भाई हम आईसीआई मटेरियल कवर करेंगे? अरे 100% आईसीआई मटेरियल कवरेज होगा। जितना भी आईसीआई ने आज तक हमसे पूछा है, हमारा स्टडी मैट, प्रीवियस ईयर, आरटीपी, एमटीपी, सब कुछ कवर होने वाला है। टेंशन मतलब मिलके करेंगे। इसके लिए साथ ना आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज क्या अमित भाई? सरप्राइज सुनते कान खड़े हो गए ना। देखो, 5 यूनिट टेस्ट एंड 3 फुल टेस्ट। यूनिट टेस्ट, अब देखो जितना भी हमारा सिलेबस है ना, हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऐसे में तो है ही 5 चैप्टर। तो हर एक चैप्टर खत्म करने के बाद आपके पास टेस्ट अवेलेबल होगा। आप घर पे बैठ के आराम से दे सकते हो, हम चेक करके उसे वापस करेंगे। और 5 फुल यूनिट टेस्ट के बाद 3 फुल टेस्ट। तो इसके मतलब आपके पास आपको सीखने का मौका मिलने वाला है, आपको टेस्ट देने का मौका मिलने वाला है, गलतियां करने का मौका मिलने वाला है, और साथ ही साथ ये भी पता करने का मौका कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। क्योंकि हम चेक करके जब आपको कॉपी देंगे और आप उसके बाद दोबारा से टेस्ट दोगे, चांस ही नहीं है कि आप गलती करके आ सको। ठीक है। अब अमित भाई ये तो बता दो हमें मटेरियल्स क्या क्या मिलेंगे। एक आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिलने वाली है कंसेप्ट बुक।
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। अमित भाई ये हाईलाइटिंग क्या लिखा है आपने? हम जो भी पढ़ेंगे ना, लेट्स से पूरी हमारे पास कंसेप्ट बुक है जो कि अराउंड 120 से 130 पेजेस में है, तो क्या अमित भाई हमें पूरा याद करना पड़ेगा कि एग्जाम्स में? नहीं। जब भी हम क्लास में पढ़ाई करेंगे ना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे पास एग्जाम्स के लिए है, हम उसे साथ साथ हाईलाइट करते चलेंगे ताकि नेक्स्ट रिविजन्स में हमारे पास एकदम कंसेप्ट वाइज क्रिस्प नोट बन के तैयार हो जाए, जिसके बाद हमें कभी भी ये टेंशन ना लेनी पड़े कि यार इतनी मोटी बुक अपने को रिवाइज करनी पड़ेगी, तो एकदम स्मॉल नोट्स अपने हाथों हाथ बन जाएंगे। इसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द बैच मिलेगा रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुक। रेडी टू गो क्वेश्चन बैंक, हाँ, क्योंकि एक बार ही अपन ने सारी कंसेप्ट बुक पढ़ ली, हाईलाइटिंग कर ली, रिवाइज कर लिया, नाउ यू आर रेडी टू गो एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आईसीआई ने आज तक आपसे पूछे हैं, एंड आई कैन बेट कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और अलॉन्ग विद एमसीक्यू बुक, क्योंकि आपको तो पता है आईसीआई ने अब सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू लॉन्च कर दिए हैं, तो बस टेंशन क्यों है, एमसीक्यू बुक भी आपको मिल जाएगी, वो भी सॉल्व करो और फटाफट से बहुत मस्त नंबर लेके आओ। सो ये हमारे पास हमारी पूरी इंटायर बैच की डिटेल्स हैं, जिसमें आपको ये पता चल गया कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, कितने लेक्चर्स होंगे, क्या क्या मटेरियल्स मिलने वाले हैं, और अमित भाई सब तो बता दिया आपने, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल गए। क्या? अमित भाई हम आपके साथ तो बैठे नहीं है, तो हम डाउट्स पूछेंगे कैसे? अरे ये देखो ना, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी, सेम नेम टेलीग्राम पे, सेम नेम यूट्यूब पे। आप दोनों को फटाफट से सब्सक्राइब करोगे, क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियोस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे यूट्यूब पे अपलोड होंगी, और उसकी डिटेल्स और आपकी क्वेरीज आप आराम से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो ये दोनों आप फटाफट से जाके सब्सक्राइब करने वाले हो, खुद भी और एक एक अपने दोस्तों से भी करवाना, ताकि उनको भी पता चले कि यार अमित भाई आया है ना बहुत बढ़िया सी कंसेप्ट्स लेके अच्छे से पढ़ाने के लिए अपने को। उसके अलावा आप चाहो तो मेरा इंस्टा भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब फॉलो कर सकते हो मेरे को, मैं पक्का आपको फॉलो बैक करूंगा। और ये मेरा व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर, जिसमें आपको अगर कोई भी ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट हो जो अभी के अभी सॉल्व करवानी हो, तो आप मेरे को तुरंत यहाँ पे पिंग कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जितनी जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूं। प्लीज कॉल करना अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है कि यार कॉल मिस हो जाए और इतनी सारी कॉल्स आएंगी तो टाइम का इश्यू है ना। तो हम मिलके डिस्कस कर सकते हैं, पर अगर कॉल पे कभी भी कुछ बात करनी हो तो अपन पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आराम से कॉल पे अपन एनालाइज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे आपको इन तीनों पेपर से रिलेटेड हो, चाहे आपको फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड या सेकंड ग्रुप से रिलेटेड, या अमित भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही, अमित भाई टेंशन हो रही है, अमित भाई दोनों ग्रुप की प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंगल ग्रुप की, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका अमित भाई आपके साथ है। ठीक है गाइस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अब हम साथ में मिलके बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत प्यारे तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। अच्छा, पता है अभी आप क्या करोगे? फटाफट से आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करने वाले हो कि अमित भाई मैं मिस्टर XYZ आपकी क्लासेस अभी यूट्यूब पे देख रहा हूं या फिर गूगल ड्राइव पे देख रहा हूं, और मेरा टारगेट ये है कि मुझे एटलीस्ट इतने मार्क्स चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही एनालाइज किया है या गलत, और हम कैसे इस टारगेट को और बढ़ा सकते हैं। तो फटाफट से जिसने अभी ये लेक्चर्स देखे हैं, प्लीज फटाफट से जाओ और मेरे को पिंग करो, ताकि आपका और मेरा रिश्ता बन जाए और हम उसके बाद आगे अच्छे से पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। चलिए गाइस, तो ये तो हमें पूरा पता चल गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि यार आईसीआई ने हमें क्या सिलेबस दिया है। एक बार सिलेबस एनालाइज करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। अमित भाई पहले दिन पढ़ाओगे क्या? अच्छा, एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं हमारी क्लास के बारे में, कि आप कभी भी मेरे को सर नाम से रेफर नहीं करोगे, कभी भी नहीं बोलोगे अमित सर ना। मैं तो आपसे छोटा हूं ना यार, मैं बहुत छोटा हूं, अभी स्वीट 16 एज चल रही है अपनी, तो आप मेरे को सर नहीं रेफर करोगे। आप मेरे को या तो अमित बोल सकते हो, या अमित भाई बोल सकते हो, अमित भैया बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, बट सर नहीं। ओके, तो अब हम फाइनली अपना एक सिलेबस देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सिलेबस है क्या, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार ना जैसे हम हमेशा करते हैं, सारे हाथ जोड़ के बोलेंगे जय हो आईसीआई की, जय हो आईसीआई की। आईसीआई ही अब हमारे लिए भगवान है, क्योंकि हमारा मटेरियल और सीए डिग्री सब कुछ में आईसीआई देगा ना। एग्जैक्टली। चलो
फटाफट से देखते हैं सिलेबस। 5 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर, जैसा अपन ने मैंने आप लोगों को कॉस्ट में पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट, एफएम में पढ़ा है इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएम में है इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब आप लोगों को यह बताया जाएगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या। जिन लोगों ने मेरा कॉस्ट एफएम का लेक्चर देखा ना, उनको ये पता है कि अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी बनाई तो इतनी बढ़िया बनाई कि हर एक शब्द में उसका मतलब छोड़ दिया। मतलब ये देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या, मैं इसको बोल सकता हूं ये कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड होगा और मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट को जोड़ दूं तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब ये क्या है वो हम चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो यहां हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, स्ट्रैटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके बाद हम एनालाइज करना सीखेंगे। क्या, 2 चीजें, एक खुद को, दूसरा बाहर को। मतलब सबसे पहले मैं ये एनालाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले ही, अच्छा ये किसको पता है, बुरा जो देखण में चलिया बुरा न मिलिया कोई, जब देखा मैं आप में मुझसे बुरा ना कोई। अच्छा, एनिमल मूवी में भी डायलॉग आया है, वो रणवीर सिंह ने रणवीर कपूर ने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बढ़िया से डायलॉग मारा है, बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा ना मिलिया कोई, जद ढूंढा मैं आप में मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो इसमें हम सिर्फ एक काम करते हैं, मैं ये देखता हूं कि यार मैं क्या हूं, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या चीजें मैं ठीक कर सकता हूं, ठीक है, क्या क्या चीजें मैं ठीक कर सकता हूं, क्या क्या मेरे अंदर खामियां हैं, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है। ध्यान रखना, फिर से सुनना, मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या क्या वीकनेस है। एक बात बताओ, आप लोग एनालाइज करते होगे ना एग्जाम से पहले, या कोर्स जब आपने पूरा खत्म किया तब आप एनालाइज करते होगे, यार मेरे को पता है मेरी प्रैक्टिकल पेपर से स्ट्रेंथ है, मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से क्योर कर सकता हूँ, थ्योरी मेरी वीकनेस है, मैं थ्योरी में ना कमजोर रह जाता हूँ, याद नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता। तो किस पे फोकस करेंगे, क्या मैं अपनी स्ट्रेंथ पे ही फोकस रखूं ताकि मैं अपनी कमजोरियों को ओवर पावर कर सकूं, या फिर स्ट्रेंथ पे भी फोकस रखूं, इस पे भी थोड़ी सी फोकस दूं, या सारा फोकस वीकनेस को ही ठीक करने में शिफ्ट कर दूं। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है। तो यहाँ पे फटाफट से 3 पॉइंट दिख गया ना। आप लोग भी चाहो तो अपनी कॉपी पे ये नोट कर सकते हो। सबसे पहला इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमारे पास स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट, 2 इंपॉर्टेंट चीज। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, खुद को समझना, यहां पे 2 चीजें आएंगी, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। खुद को समझ लो भैया कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो दुनिया है। यहां भी एक डायलॉग मारो, क्या, वैसे तो मैं अच्छों के साथ अच्छा हूं, पर कोई मेरे साथ अगर बुरा करे फिर मैं बुरे के साथ और बुरा करता हूं। एग्जैक्टली सेम चीज है कि यार मैं अगर सब कुछ मैं अच्छा हूं, मैं अच्छे से परफॉर्म कर रहा हूं, बट स्टिल बाहर की दुनिया में बहुत बार कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप पढ़ाकू बच्चे हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, कल आपका एग्जाम है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पर आज मोहल्ले में शादी हो गई, बमा बम एकदम स्पीकर बज रहा है जोर से, सुबह 6 बजे तक आप पढ़ ही नहीं पाए, एग्जाम ठीक से दे नहीं पाए। आपकी गलती या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की गलती, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की गलती। तो हम यहां ये देखेंगे कि बाहर वाली चीजों की वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंपैक्ट्स अस। यहां पे हाउ भी लिखें, हाउ, इंदौर में बहुत चलता है हाउ, हाँ नहीं चलता हाउ। हाउ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंपैक्ट्स अस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमें कैसे इंपैक्ट करती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए लास्ट 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 2 चीजें, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। सबसे पहले मैंने ये देख लिया स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैंने ये देख लिया मेरे अंदर की क्या कमजोरी है, क्या मजबूती है, मैंने ये देख लिया बाहर वाली इन्वायरमेंट मेरे को कैसे अफेक्ट कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, चलो यहां भी एक डायलॉग मारता हूं, बहुत जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, 2022 ने मुझे तोड़ा, 2023 ने मुझे सिखाया, 2024 में नाउ आई एम कमिंग बैक, वही वाली चीज है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। अब मैं ये देखता हूं कि यार ये सारी चीजें मुझे पता चल गई, मेरी ये मजबूती है, मेरी ये कमजोरी है, आई हैव दिस मच स्ट्रेंथ, दिस मच वीकनेस, ये मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेरे को इंपैक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि कैसे कैसे
अपनी कमजोरियों को ठीक करूं, मजबूतियों को और मजबूत करूं और दुनिया को हरा के टॉप पे पहुंच जाऊं। सबका काम तो यही है ना, टॉप पे, सब टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटेजिक चॉइसेस है। विच स्ट्रेटेजी टू चूज टू विन। पता है यहां पे मैं चाहता तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी लिखा सकता था, ठीक है, पर यहां पे मैं विन लिखा रहा हूं क्या, क्योंकि शुरू में अपने को बस बेसिक पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीज है, उसके बाद देखेंगे हर एक चैप्टर में कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तो पढ़ेंगे ही ना, तो बेसिक शुरू में पता होना चाहिए। तो विच स्ट्रैटेजी टू चूज टू विन, जीतने के लिए क्या करना है अपने को। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन लास्ट में बस। नाउ अप्लाई द स्ट्रैटेजी एंड क्या मैं स्ट्रैटेजी लगा के छोड़ दूं, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि मैं इस स्ट्रैटेजी से जीतूंगा, तो अब मैं क्या करूं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर दूं और उसके बाद भग जाता हूं, सो जाता हूं चद्दर ओढ़ के। अरे नहीं, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, ठीक है। तो अपने को स्ट्रैटेजी लगाने के बाद बार बार चेक करते रहना है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट, चेक, क्या चेक कर, चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर, चेक कर, अरे ये नहीं, चेक ये करना है अपने को कि जो मैंने स्ट्रैटेजी लगाई है उससे मेरे को मेरे डिजायर्ड गोल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मतलब मैं जीतना चाह रहा हूं, मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, पता चला और लुटिया डूब गई अपनी और मैं नीचे ही जाता चला जा रहा हूं, तो उस स्ट्रैटेजी को हटाओ, फटाफट से नई वाली स्ट्रैटेजी लगाओ। इसीलिए इस वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी जो हमने चूज करी थी उसको लगाऊं और उसके बाद उसको मॉनिटर करता रहूं, चेक करता रहूं, इवैल्यूएट करता रहूं। क्यों? ताकि देखूं कि यार जो मैंने चीज सोची थी वो मैं अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पूरा सिलेबस 5 पार्ट्स का अमित भाई ने इतने छोटे तरीके से समझा दिया। तो अमित भाई इतना ही छोटा सिलेबस है क्या? हाँ, बस इतना ही छोटा सिलेबस है, इसके बाद कुछ दिख रहा है क्या अपने को? इसके बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा पार्ट यहाँ तक आके खत्म होता है। और अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इनको नोट कर लेते हैं फटाफट से एक फेयर कॉपी में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से लिखते हैं जो हमने अभी सीखा है, ठीक है। आइए, मैं चाहता हूं आप लोग एक फ्रेश कॉपी बना के रखो, पतली सी ही रखना, ज्यादा मोटी अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वहां पे पता है ऐसे जो कुछ पॉइंट्स है जो हमें पूरी एसएम को एक साथ लिंक करेंगे ना, मैं वो लिखवाऊंगा, सिर्फ वो लिखेंगे। चाहे तो आप 40-50 पेज की पतली सी ही कॉपी रखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतने में ही हमारा पार्ट कवर होगा। आप देखोगे कैसे सिर्फ वो टॉपिक्स जो हर चैप्टर में मिलते हैं, हर बार उठ के कहीं से भी वो होता है जैसे बारिश में कुछ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं, वैसे वो टॉपिक्स हर बार मिलते हैं, तो वो हम कॉपी पे फ्रेश लिख के चला करेंगे। और वो ज्यादा पेजेस होंगे भी नहीं, मेरे को लगता है 10 पेज भी नहीं होंगे आपके पूरे लेक्चर में, जिससे आपको ये रहेगा कि यार ये मेरे को हर एक चैप्टर में आता है और इससे मेरी अच्छी लिंकिंग हो सकती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन लिख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। आइए फटाफट से, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा यहां पे इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंट्रो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अमित भाई ने क्या पढ़ा है? अमित भाई ने 2 चीजें पढ़ाई, हमें सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी देखने को मेन। क्या? स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं और मैनेजमेंट किसे कहते हैं, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये दोनों मिलके भाई साहब बन जाएंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। डन, बहुत अच्छे। चलिए आइए उसके बाद थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो चलिए सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। यहां पे है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पर उससे पहले ना मैं आपको लाना चाहूंगा यहां पे थर्ड चैप्टर में, जो कि फिर से है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, लेकिन ये है मेरा रिलेटेड टू इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब खुद के अंदर झांक के देखो। पता है मेरे को एक और बहुत प्यारी सी शायरी याद आ रही है, मेरे को रोको मत, बोलने दो। कबीरा यही गलती हर बार करता रहा, कबीरा यही गलती हर बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता समझ में आया? मतलब गलती खुद के अंदर होती है और हम दूसरे को कोसते रहते हैं। तो वो चैप्टर हमें ये वाला पार्ट बताएगा। इसमें हमने
दो चीजें सीखेंगे। कौन कौन सी? इंटरनल इन्वायरमेंट में सबसे पहला पार्ट कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है भैया, अपनी मजबूती क्या है, डोले क्या है। वैसे मेरे भी थे, अब तो खैर खत्म हो गए, एग्जाम के चक्कर में सब गायब ही हो गया, वरना अपन भी अच्छे बॉडी बिल्डर थे यार। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, क्या मेरी कमजोरी है। अभी 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 मेरे को रोको मत, रोको मत, अच्छे से मेरा कंसेप्ट जुड़ गया है, मेरे को लिखने दो लिखने दो लिखने दो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या आएगा? अब इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बाहर मिलेगा मुझे, एक्सटर्नल बाहर वाले जो लोग हैं उनकी वजह से मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। पर कभी कभी क्या होता है ना, दिक्कतें नहीं अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाती हैं। तो जल्दी से पहले लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मेरे को रोको मत रोको मत रोको मत। थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज है अमित भाई, ये क्या बोल गए? थ्रेट का तो समझ में आता है कि सामने वाले की वजह से अपने को दिक्कत हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज कैसे होती है? बता दूं, एक तगड़ा एग्जांपल बता दूं? चलो, पता है ये भी मैं अपनी क्लास के एक आप लोगों को बताता हूं कि प्यारा सा पार्ट क्या होगा कि हम हर एक चीज में ना, मैं हर एक पॉइंट का आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा तोड़ लिखवा दूंगा ना कि जब हम याद कर रहे होंगे तो अपने को रटना कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल अगर हमने पढ़ लिया। और पता है मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भतेरो एग्जाम्पल भर दिया आपको कि आप कंफ्यूज ही हो जाए। हम एक ही एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे, उसी को इलेबोरेट करते हुए, खींचते हुए पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। दिखाऊं, यहां वाला एग्जाम्पल उठाऊं? ठीक है, ये है अपना प्यारा सा भारत देश मेरे, मेरी जान पे सदके, है ना? ये वाला पार्ट, मतलब इतनी अच्छी अपनी ड्राइंग नहीं है लेकिन ठीक है, ये अपने को थोड़ा 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 भारत की तरह लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आता है नेपाल, यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ पे चाइना भी आ जाता है। कुछ लोगों ने चाइना में ना क्या किया, चमगादड़ खा लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ वो फिर पूरी दुनिया ने देखा। अब देखो, सबसे पहली चीज एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, किसका? कोविड-19 का। क्योंकि कोविड-19 हो गया ना, बाहर किसी ने चमगादड़ उमगादड़ खा लिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उससे थ्रेट्स क्या आई? क्या ये मेरी गलती थी? क्या इंडिया में किसी की गलती थी? किसी की गलती नहीं थी। पर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। जो अच्छा खासा होटल इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ, सिर्फ दो इंडस्ट्री यहाँ पे, जो होटल इंडस्ट्री घूमने उमने वाले चल रहे थे, उनका सबसे पहले भट्टा बैठा, क्योंकि मेन काम उनका ही अटका, लोग घूमने नहीं जा पाए और बहुत टाइम तक इम्पैक्ट हुआ। तो ये देखो, बाहर वालों की वजह से मुझे दिक्कत हुई ना, बाहर वालों की वजह से मुझे दिक्कत हुई, इसको कहते हैं थ्रेट्स। अब अमित भाई अपॉर्चुनिटी बोले तो सब जानते हैं ना कौन आने वाला है, अब बता दूं अपॉर्चुनिटीज में? जो मास्क और सैनिटाइजर बना रहे थे ना, उनकी तो चांदी ही लग गई भैया। इतना सा सैनिटाइजर 10 का मिल रहा था, 50 100 अंधे अंधे दाम पे मिल रहा था। मास्क भाई, ऐसे ऐसे मास्क, तितली वाले मास्क, चमगादड़ वाले मास्क, कोई भी मास्क, मतलब जिसको हम कभी पूछते भी नहीं थे कि मास्क क्या होता है, कभी हमने देखा भी नहीं, वो भी मार्केट में ग्रो कर गया। इसको बोलते हैं बाहर वाले की गलतियों की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी दिख गई। समझ में आया? तो यहां पे हमेशा एक काम करना, अभी तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं, तो यहां लिख लो, इसके बाहर लिख लो कोविड-19, थ्रेट्स में लिख लो होटल शट, और यहां पर लिख लो मास्क ग्रो। सिर्फ इतना सा ही लिखेंगे ताकि क्रिस्प में याद आ जाए। मैं पूरा नहीं लिखूंगा मास्क इंडस्ट्री ग्रोथ, ऐसा नहीं भाई, छोटा सा मास्क ग्रो लिखो, खत्म करो, हो गया। ये नहीं रटना अपने को। और पता है मैं एक बात बता देता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर बता देता हूं, जो आईसीआई मैट में नहीं है ना, एग्जाम्पल कुछ भी लिख के आओगे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये एग्जाम्पल लिख के आओगे आईसीआई वाला मार्क्स देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अगर ये बुक में है तो मार्क्स मिलेगा, नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेमतलब इसको लिख के रट के फायदा नहीं है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए क्रिस्प में है। लिख के क्या आएंगे, जो बुक में लिखा है। तो अगर कोई भी, देखो सारे हम टीचर्स आप लोगों को अच्छे से ही पढ़ाना चाहते हैं, पर अगर कभी भी
कोई भी आप देखो जो आपको ये बोले कि एग्जाम्पल भर भर के आ भाई, एग्जाम्पल लिख के एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर को खुद नहीं पता होता क्या करना है। बताऊं क्यों? क्योंकि यार इतनी कॉपीज चेक करता है, क्या वो हर एक आंसर पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात समझना, एग्जामिनर ना मैं खुद भी जब बच्चों की टेस्ट की कॉपीज चेक करता हूँ, क्या मैं सबको डिटेल्ड में पढ़ने जाऊँ क्या? यार एक कॉपी चेक करने में कितना टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ ये देखता हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं मतलब सारे जो भी कॉपी चेक करते हैं, कि यार जो सॉल्यूशन है मेरा उससे मैच कर रहा है क्या बंदा। अगर मैच कर रहा है तो मैं नंबर दूंगा, नहीं मैच कर रहा है तो मैं सबकी कॉपीज नहीं पढ़ सकता। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए हमें लिख के तो वही आना है, नंबर उसी पे मिलेंगे जो आईसीआई मटेरियल में साफ साफ दिया है। और अमित भाई छाती ठोक के अभी बोल रहे हैं, लो एफएम वाले लेक्चर की तरह साइन करके दे रहा हूं, अमित शर्मा। मैंने सारा मटेरियल आईसीआई का कॉपी किया हुआ है, आईसीआई ने जैसा दिया हमने वैसा का वैसा आपको प्रोवाइड करवा दिया। क्यों? क्योंकि यार देखो आईसीआई हमारा माई बाप है, हमारा भगवान है, हमें नंबर आईसीआई ही देने वाला है। इसीलिए अगर मैं आपको बोलता चलो कि गाइस चलो फटाफट से ये एग्जांपल लिखो, ये एग्जांपल लिखो, बिल्कुल मत लिख मेरे भाई, सिर्फ ऐसा एग्जांपल लिख जो समझ में आ जाए तेरे को, क्योंकि एग्जाम में इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो ये भी एक मिथ मैं आपकी ब्रेक कर रहा हूं। मिथ्स यहां पे एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के कोई मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, ऐसे में इन्हीं मिथ्स की वजह से नंबर कटते हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूं ताकि आपके नंबर कटे ना। मैं नहीं चाहता कोई मेरा दोस्त बेवकूफी करके नंबर अपने कटवा जाए। ठीक है, तो कोविड-19 की वजह से हमारे होटल शट होना थ्रेट्स है, मास्क इंडस्ट्री का ग्रो करना मेरी अपॉर्चुनिटी है। डन, चलो बहुत अच्छे। अब मेरे पास फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या, फोर्थ पॉइंट में हमने क्या देखा? स्ट्रेटेजी को चॉइस करने वाला कुछ देखा था ना, क्या था? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। यहां पे क्या करना है अपने को? लिख लो फटाफट से फटाफट से, ये रहा, चूज फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटेजीज। ये गलत हो गया, चूज फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटेजीज। कौन सी स्ट्रेटेजीज, कौन सी स्ट्रेटेजीज? चलो जल्दी से उसको दूसरे रंग में लिख लेते हैं। विच हेल्प्स अस टू विन ऑब्लिक अचीव आवर टारगेट। जो हमें जीतने में मदद करे, मेरा टारगेट जो मैंने सेट किया है वो अचीव करने में मदद करे। फिफ्थ पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। पॉइंट नहीं, चैप्टर मतलब। इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल में नाउ अप्लाई द स्ट्रेटेजी, अप्लाई द चूजन स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी हमने चूज कर ली, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा? कीप चेकिंग, चेक करते रहो, वेदर इट इज helping us to achieve our target or not, एंड अगर नहीं तो स्ट्रैटेजी बदल देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत क्या? तो ये वाला 5 पॉइंट्स मिलके हमारे 5 चैप्टर बने हैं, हमारा पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स बना है। चलो आपका कोर्स खत्म, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म, चलो घर चलते हैं, डन। ऐसा नहीं है, अभी तो हमने बस चैप्टर का बेसिक सीखा है। पता है, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जब भी चैप्टर स्टार्ट करो ना, बेसिकली पता होना चाहिए कि मैं इस चैप्टर में करने क्या जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में भी कहा, जब भी जर्नी स्टार्ट करो ये पता होना चाहिए जर्नी में कहाँ जाना है और हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है इसमें, ताकि जर्नी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूँ ना भाई बैठ पीछे गाड़ी पे चल रहे हैं, आप पूरी जर्नी में यही सोचते रह जाओगे, अरे जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। अगर मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये चीजें सीखने को मिलेंगी और यहाँ पहुंचने वाले हैं, आप काम माइंड के साथ
एकदम शांति से सीखोगे, देखोगे, मजे लोगे, तो वो चीजें हैं। समझ में आया? सब कुछ क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये पांचों चैप्टर हमारे पास है, हमने ये लिख लिया। आप लोगों ने नोट कर लिया? स्क्रीन छोटी कर दूं क्या लिखने के लिए? 1 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, आप लोग नोट कर लो। सो गाइस, अपना लिखना हो गया। हमने स्टार्टिंग में ये देख लिया कि हमारा पूरा सब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है, और अब हम जंप करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो हमें सारी डिटेल्स पता चल गई ना कि क्या कैसे वर्क करने वाला है। तो आइए अब हम शुभ शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो सारे बोलेंगे जय हो आईसीआई की। अब स्टार्ट करें, चलिए गाइस। हमारा पहला चैप्टर ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। टन टन टन। ओके, सो पता है गाइस, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बोल दिया कि मैंने पूरा का पूरा स्टडी मैट ही कॉपी किया आप लोगों के लिए, पर समझाने का तरीका अलग होने वाला है, वे और प्रोसेस अलग होने वाली है। तो देखिए अपन कैसे। चलिए आइए, अगर मैं आपसे पूछूं, सब कुछ हाँ क्लियर है यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, आप बहुत सारे जवाब मन में सोचने लग जाओगे, यार ये वो दिस दैट। पर हमारा पहला वाला कंसेप्ट जो हमने सबसे पहले सीखा कि अंग्रेजों ने जब अंग्रेजी बनाई तो ऐसी बनाई कि हर एक शब्द में उसका मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारा दो चीजों से मिलकर बना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन सी दो चीजों से मिलकर बना है? एक है मेरी स्ट्रेटेजी, एक है मेरा मैनेजमेंट। तो आज हम इन्हीं दो बड़े बड़े और प्यारे से मतलब का शब्दों का मतलब सीखेंगे, इनको जोड़ के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बना देंगे, खत्म, टेंशन ही नहीं लेना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टास्क, अगर आप देखोगे ना यहां पे अपने नोट्स में ऊपर मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, लेकिन हमें पहला स्टार्ट करना है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। और जो मैंने हाईलाइटिंग की बात करी थी ना, ये देखो हाईलाइट करके हमने रखा हुआ है आपके लिए, टेंशन मत लो। आपका अमित भाई है ना आपके साथ, पूरा सीए इंटर ग्रुप 2 क्लियर करवाने की जिम्मेदारी फास्ट एजुकेशन की है। हम साथ में आपको सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपका अमित भाई फास्ट एजुकेशन हमेशा आपके साथ है। चलिए, थोड़ा मोड़ा नाम लेना पड़ता है ना यार अपना, आप भूल जाओगे वरना किसके साथ पढ़ रहे हो, अमित भाई के साथ पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या। अगर कोई मेरे को बताएगा कि स्ट्रेटेजी क्या है, आप सीधा सीधा पता है मेरे को क्या बोलोगे? अमित भाई स्ट्रेटेजी मतलब यार बचपन से बोलते हैं। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना हर एक चीज आप बचपन से बोलते हुए ही आए होंगे। अमित भाई को सिर्फ आपको कंसेप्ट जोड़ के रखना है, जोड़ के दिखाना है कि यार ये देखो आप बोलते हुए आ रहे थे, बस मतलब ये है उसका। ठीक है, स्ट्रेटेजी सबसे पहले कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी आप लोगों ने सोचा होगा यार प्लान जो अपन बनाते हैं उसी को तो स्ट्रेटेजी बोलते हैं ना, लेकिन एक चीज समझिए, प्लान और स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा एकदम हल्का सा नमक बराबर का फर्क है। पता है कैसे? चलिए, प्लान्स प्लान्स जब भी मैं बनाता हूं ना, वो या तो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। आप लोगों को विजिबल है स्क्रीन? हाँ विजिबल है। प्लान्स जब मैं बनाता हूं ना, प्लान्स प्लान्स का मेरा कोई एक फिक्स्ड गोल नहीं होता है कि यार ये है वो है, मैं कुछ भी रैंडमली प्लानिंग कर लेता हूं। यार ठीक है चलो ना आज प्लान बनाते हैं कहीं घूमने चलने का, मेरे को ऐसा फिक्स्ड गोल नहीं है, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है, मैं कोई भी छोटी सी चीज के लिए सोच सकता हूँ, यार ठीक है आज क्या करना है, कल क्या करना है, एक काम करते हैं आज खाने में क्या, रोज तो प्लान करते हो, आज खाने में क्या करना है, मैं उसको स्ट्रेटेजी बोल दूं क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। प्लानिंग तो आप रोज करते हो, रोज मम्मी आके नहीं पूछती अरे मेरा राजा बेटा क्या खाएगा, तो राजा बेटा क्या खाता है, मार खाता राजा बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो, प्लान सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लान क्या होता है। प्लान जो हम रैंडम बेसिस पे बना के चलते हैं उसको प्लानिंग नॉर्मली बोलते हैं। कोई छोटा सा हमने प्लान बना लिया शॉर्ट टर्म। पर पर स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी जब मेरा प्लान एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ होता है ना, उसको मैं स्ट्रेटेजी बोलूंगा। तो सबसे पहली बात समझने के लिए यहां पे आप लिख लेना, मैंने बोला था ना मैं लिखवाता चलूंगा, तो यहीं पे अपन लिखते चलेंगे प्लान, सॉरी स्ट्रेटेजी, बगल में ही लिखते चलेंगे, कोई इसके लिए अलग से नोट्स नहीं बन रहे अपने, इज इक्वल टू
प्लान, प्लान तो है ही है, प्लस मेरे प्लान में जब मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव छिप जाता है ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जब मेरा जुड़ जाता है, स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ, जब मेरे प्लान में मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जुड़ जाता है ना, तब मैं उसको कहता हूं स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या होती है? जब भी मैं एक अपना बहुत बड़ा गोल सोचता हूं, जैसे आप सोच रहे मेरे को सीए फाइनल्स, सीए में बहुत सीए बनने के बाद बहुत तगड़ी जॉब चाहिए। चलो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, बहुत प्यारा सा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, समझना चाहो तो समझ लो। आपका प्लान है, प्लान इज इक्वल टू सीए के बाद 30 लाख की जॉब, ठीक है, ये हमारा प्लान है। तो अब इस प्लान के लिए ना, क्या ये शॉर्ट टर्म में मेरे को आज मिलने वाला है, आज तो आप सी इंटर में होना, अभी सी इंटर तो क्लियर करो, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे सीए फाइनल्स में रैंक लानी होगी या फिर बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? उससे पहले मेरे को अपनी आर्टिकलशिप भी बिग फोर वगैरह से या बड़ी कंपनी से करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सीए इंटर में या तो रैंक लानी होगी या बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, प्लान्स जनरली शॉर्ट टर्म जो होते हैं ना, कि आज क्या खाएगा वो क्या खाएगा, उनमें सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है। यहां मेरे लॉन्ग टर्म प्लान में देख रहे हो कैसे छोटे 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 3 प्लान्स इन्वॉल्व हो गए। तो जब मेरे प्लान के साथ मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जुड़ जाता है, उसको मैं बोलता हूं स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया? ये स्ट्रैटेजी का मतलब है। फटाफट से मैं आप लोगों को, अच्छा ये डिलीट नहीं करता आप लोगों को, ये डिलीट नहीं करता। स्ट्रैटेजी का ना, यहाँ पे अपन ने लिख लिया प्लान प्लस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मैंने बोला था मैं 2 भाषाओं में बताऊंगा, एक इंग्लिश, सो स्ट्रैटेजी मीन्स प्लान प्लस आर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, डन। और हिंदी में इसको लिख लेते हैं प्लान प्लस लंबी प्लानिंग। लंबी ऑब्जेक्टिव को क्या बोलेंगे? तो छोड़ो यार, कंफ्यूज हो गया अपन ही। ठीक है, प्लान जब मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होता है ना, तो उसको मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, ये तो हमारे समझने के लिए, ये समझने के लिए था। लिख के क्या आऊंगा? द टर्म स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। प्लान लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकते हो, पर ऐसे ब्लूप्रिंट वर्ड को प्रेफर करेगा, अच्छा लगेगा। जब लिख ही रहे तो फिर ब्लूप्रिंट लिख दो ना, क्या दिक्कत जा रही है अपनी, ठीक है। तो इट इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, किसका? एक ऑर्गेनाइजेशन का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ना हमेशा याद रखना, इस एसएम वाले चैप्टर में कभी भी आपकी और मेरी बात नहीं होगी, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी कंपनी की बात होगी, ठीक है। तो कभी भी ये मत बोलना आवर प्लान, आवर गोल, नहीं, सब कुछ किसका? एक कंपनी का, एक कंपनी की तरह से सोचो, ठीक है। इट इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज। मतलब मैं क्या चाहता हूं, लास्ट में क्या चाहता हूं, एक बड़ा 30 लाख का पैकेज लेना, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, क्या मेरे को चाहिए? डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा और मेरी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। तो जल्दी से एक बार मेरे साथ बोलेंगे, प्लान क्या हुआ, स्ट्रैटेजी क्या हुई? सबसे पहला, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान, प्लान विद अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। और लिख के क्या होगा मैं? इट इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, लॉन्ग रेंज या फिर लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का क्या? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, की मतलब कहां जाना चाहता है, इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, कि मैं क्या जाना चाहता हूं, क्या बनना चाहता हूं, कैसे जाना है। इस चीज के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान मैं बनाऊंगा उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजी। समझ में है? समझ में है? बहुत अच्छे। दैट इज व्हाट इट वांट्स टू बी, मैं क्या बनना चाहता हूं, व्हाट इट वांट्स टू डू, मैं क्या करना चाहता हूं, एंड हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, मतलब मैं कैसे करना चाह रहा हूं। इन शॉर्ट, मैं क्या बनना चाह रहा हूं या क्या अचीव करना चाह रहा हूं, उसके लिए जो मैं प्लान बनाता हूं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान को स्ट्रैटेजी। डन, बहुत अच्छे। उसके बाद 2 हमारे भैया हैं, एक आइगोर भैया और एक विलियम भैया। इन्होंने डायलॉग दिया है, स्ट्रैटेजी का नाम दिया है, नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बारी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेगा कि ये वाला नाम किसने दिया था, चांसेस कम है, पर पढ़ लेते हैं। आइगोर भैया बोलते हैं, द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड प्रोडक्ट मार्केट्स that defines the essential nature of the business that the organization has or plan to be in future.
मतलब मेन गोल वही है लंबा चौड़ा, कि इसने क्या प्लान किया है ना वो अचीव करने के लिए जो मैं प्लान बनाता हूं उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। विलियम भैया ने छोटा सा दिया है, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान, इसने भी प्लान ही बोला ना, डिजाइन टू अश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड, मतलब ऐसा प्लान जिससे मैं श्योर हो जाऊं कि मेरी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, ऑब्जेक्टिव्स किसी का भी क्या होता है, जीतना, गोल अचीव करना, वो मेरा अचीव हो जाए, बात खत्म, बस डन, इतना ही। ये दोनों रटने की जरूरत नहीं है, याद क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो ब्लू हाईलाइट मैंने करवाया है, डन क्या, चलो बहुत ज्यादा अच्छे। एक बार फटाफट से बता दो स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं। अमित भाई ने बताया स्ट्रैटेजी मतलब एक प्लान जिसमें मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जुड़ा हो। आईसीआई ने क्या बोला, इट इज अ लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, कि व्हाट इट वांट्स टू बिकम, व्हाट इट वांट्स टू अचीव, हाउ इट वांट थिंग्स टू बी डन, मतलब मैं क्या चाहता हूं कि क्या हो जाना चाहिए आगे। जैसे आप चाह रहे हो ना, सिंपल एक एग्जांपल, ये एग्जांपल लिख के मत आना, समझने के लिए, कि मैं चाहता हूं 30 लाख का मेरा जॉब लगे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। डन, स्ट्रैटेजी में कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलो साथ साथ ये भी लिख लो, यहां पे एक काम करो, क्वेश्चन लिखते चलोगे ना तो सब फायदा रहेगा अपने को। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज स्ट्रैटेजी। ट्राई करना, एक काम करना, ट्राई करना इसका आंसर लिखने का। चलो मान लो अगर मैंने आपसे पूछा है 2 नंबर के लिए कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी, इसका आंसर कैसे लिखोगे, लिख के ना मेरे को फटाफट या तो व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे भेजो। आप लोगों के पास मेरा नंबर है ही, सारी डिटेल्स है ही, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है ये लिख के आप लोग आंसर अपने हाथ से, या फिर एक काम करो चाहो तो रिकॉर्ड करके भी भेज दो, मैं समझ जाऊंगा। रिकॉर्डिंग या लिख के भेजो कि स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, ठीक है। कहां पे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 7903479393 और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। अमित भाई SM नहीं लिखा क्या, अरे बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। और यही हमारा YouTube चैनल भी है, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो। आई गेस ये वीडियो वहीं पे देख रहे होगे तो नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। चलो फटाफट ये भेजोगे आप लोग मेरे को, पक्का, हाँ भेजना यार, भेजना, मजा आएगा, देखता हूँ कौन क्या कैसे समझाए, ठीक है। अब चलो सेकेंड वाला पॉइंट, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन में अगर 2 नंबर का आता है तो ऊपर वाला पॉइंट लिखना है, लेकिन अगर ज्यादा नंबर का आता है तो ये भी लिख के आएंगे, क्या, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। इतना लंबा है, एक साथ नहीं, सुनो। स्ट्रैटेजी क्या करती है ना, स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट के लिए कभी भी एक काम करो, जो याद है पहला पेज था, पहला पेज पे हम पहुंचे थे, वहां पे आ जाओ, उस पहले पेज पे। यहां पे ना 2-3 चीजें हैं जो अपन लिख लेते हैं साथ साथ, आ जाओ फटाफट से। यहां पे इमेज बना सकता हूं क्या मैं, नहीं बना सकता, तो मेरे को खुद से ही बनाना पड़ेगा। आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। ये कॉमन वाले पेज पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना। ये देखो, हमेशा टॉप पे होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये होती है मिडिल लेवल। MGMT का मतलब हुआ मैनेजमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आप लोग जब कॉर्पोरेट्स वगैरह में या धीरे धीरे पढ़ने लगोगे ना तो सीख जाओगे। ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, या जिसको हम जनरली एम्प्लॉयज वगैरह भी बोल देते हैं। तो सारा जो काम होता है ना, सारा काम, बड़ा बड़ा डिसीजन लेने वाला काम हमारे टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट करते हैं। और ये जो डायग्राम हमने बनाया है ये भी इसीलिए समझाने के लिए कि टॉप पे हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रहेगी। और ये पता है ट्रायंगल क्यों बनाया, मैं इसको नीचे भी तो लिख सकता था। अमित भाई अगर टॉप वाले को नीचे लिखते और बोलते कि यहाँ से स्टार्ट हो, तब भी तो मैं समझता। देखो टॉप मैनेजमेंट जो लोग होते हैं ना वो कम लोग होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पे हमारे कम लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में थोड़े लोग बढ़ जाते हैं और लोअर लेवल पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमेशा याद रखोगे ना, याद रखना, इसीलिए कॉमन पेज पे लिखवाया है। तो सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है जो डिसीजंस लेगी, डिसीजंस बनाने का काम करेगी, कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करना वगैरह ये सब ये करेगा।
फिर ये अपनी स्ट्रैटेजी या डिसीजन इस वाले को बताएगा कि भाई मेरे को ये चाहिए, और ये फाइनली लोअर लेवल वालों से काम करवाएगा। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट डन। चल तो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर, मतलब स्ट्रैटेजी एक फ्रेमवर्क दे देती है, मतलब एक मेरे को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। स्ट्रक्चर बोले तो मतलब कि बोलते हैं ना कि अगर किसी चीज का ढांचा, इसको बोलते हैं ढांचा, ऐसा कुछ बना के दे देती है। मान लो ये बक्सा बना के दीजिए, किस चीज के लिए? टू सर्च फॉर, इवेल्युएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये मेरे को ऐसा मैदान, कहते हैं ना मैदान तैयार हो गया है, एक ऐसा मैदान तैयार कर देती है कि जितनी भी अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटीज है ना, जितना भी ऐसा ऐसा सिचुएशन है जहां पर मुझे फायदा हो सकता है, वो टॉप मैनेजमेंट ढूंढ सकता है। टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स, मैंने बताया था ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमें एक तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है, हमारे लिए थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं, थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं। तीसरा तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा कुछ नहीं, तीसरा है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ये कोई डायग्राम नहीं है, मैंने ऐसे ही आप लोगों को लिख दिया, मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा था, मैंने लिख दिया आप लोगों को। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या करती है? स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट के लिए एक ऐसा ढांचा बना देती है, ऐसा बक्सा बना देती है, जिससे मैनेजमेंट पता कर सके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, क्या क्या थ्रेट्स है जिससे मेरे को बचना है। ठीक है, एंड मेक फुल यूज ऑफ द रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ, और मैं अपनी स्ट्रेंथ का अच्छे से यूज कर सकूं और अपनी वीकनेसेस को कम कर सकूं, एंड टू ऑफसेट द कॉर्पोरेट वीकनेसेस। वही दो चैप्टर उठ के आ गए ना वापस से, कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और द थ्रेट। चलो यहां पे फिर से कॉमन पेज पे आ जाओ, फटाफट से लिख लो, लिख लेते अपन। एक सबसे पहला लिख लो यहां पे स्ट्रेंथ। Focus on what are our plus points और good things। हमारी अच्छी चीजें क्या क्या है, मैं आपको इन चीजों में ना बेसिक लिखवाऊंगा, ये कभी एग्जाम में लिख के मत आना, ये सिर्फ अपनी समझने के लिए बेसिक चीजें हैं। स्ट्रेंथ के बाद आ जाएगा वीकनेसेस, यहां पे फाइंड आउट व्हाट इज माय माइनस पॉइंट्स एंड ट्राई टू रिड्यूस इट। अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कम करने की कोशिश करूंगा ना मैं। फिर उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज, मतलब दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज, बोले तो डील्स अवेलेबल फॉर आवर बेनिफिट। और उसके बाद थ्रेट्स का मतलब प्रॉब्लम्स फॉर अस which are created due to external environment। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से जो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई उसको हम थ्रेट्स बोलते हैं। समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट्स हैं। तो यही हमने यहां पे पढ़ा था कि स्ट्रेटेजी हमारे लिए क्या करके देती है। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा देती है जिससे मैं पता कर सकता हूं मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, मेरे पास थ्रेट्स क्या क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है ताकि मैं उसका और यूज कर सकूं, मेरी वीकनेस क्या क्या है ताकि मैं उसको कम कर सकूं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। एक बात बताओ, अगर मैंने एक अच्छी स्ट्रेटेजी ला दी कि यार ये
ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना तो पक्का 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 पास कर जाओगे, डन हो जाओगे। लेकिन क्या 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 वो स्ट्रैटेजी से सिर्फ वो स्ट्रैटेजी यूज करके ही हम पास हो सकते हैं क्या? नहीं, कभी भी। मेरी बात सुनो, एक स्ट्रैटेजी जो होती है ना उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक मैनेजमेंट भी तो चाहिए ना, लोग चाहिए जो उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करेंगे, तब तो जाके जीतेंगे ना अपन। जैसे गेम देखो, क्रिकेट का गेम याद है, धोनी याद है अपने को, सब याद है, चलो बहुत अच्छे। माइंडसेट, धोनी का माइंडसेट तो है, ठीक है, सबको पता है कि गेम खेला कैसे जाता है, जीता कैसे जाता है, आइडिया भी पता है, पर इंप्लीमेंट करने के लिए एक लीडर भी तो होना चाहिए ना जो इंप्लीमेंट कर सके, ताकि हम उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद जीत सके। तो ये चीज याद रखना, स्ट्रैटेजी का मतलब ये कभी भी नहीं है कि वो मैनेजमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू दैट स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट। स्ट्रैटेजी कभी भी मैनेजमेंट से ऊपर नहीं है, स्ट्रैटेजी के बाद हमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। किस लिए चाहिए? ताकि मैं स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकूं। तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या बताएगा? ये वाला पॉइंट मेरा बताएगा, हमेशा से लिख लो जो अपना शॉर्ट फॉर्म है, स्ट्रैटेजी इज लेस देन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बड़ी है, स्ट्रैटेजी नहीं। अकल बड़ी या भैंस, वैसे ही स्ट्रैटेजी बड़ा है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमेशा बड़ी है। It must be recognized that strategy can never be perfect, flawless and optional and optimal. Sorry, flawless and optimal. मतलब एक और चीज याद रखना, स्ट्रेटेजी जो बनाते हो जीतने के लिए, क्या उससे श्योर शॉर्ट सक्सेस मिल जाती? क्या जरूरी नहीं है हर एक स्ट्रेटेजी से जीत सके। स्ट्रेटेजी पढ़ा था ना अपने, लास्ट में क्या पढ़ा था? मैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि भाई सक्सेस मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही होगी तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोशिश करूंगा ना। हाँ, तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं है कि स्ट्रैटेजी परफेक्ट हो। स्ट्रैटेजी हमारी गलत भी हो सकती है, परफेक्ट नहीं भी हो सकती है, इम्परफेक्ट हो सकती है। तो जरूरी नहीं एकदम मस्त मक्खन स्ट्रैटेजी हो, स्ट्रैटेजी इम्परफेक्ट भी हो सकती है। तो बहुत लोग आपसे एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकती है कि स्ट्रैटेजी हमेशा परफेक्ट ही होगी क्या? ना 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 मुन्ना ना, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी के नाम में ही, नेचर में ही है दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल वेज ऑफ डीलिंग अ प्रॉब्लम टू टेक केयर ऑफ अ सडन इमरजेंसीज। मतलब स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। स्ट्रैटेजी का नाम में मतलब ही छुपा हुआ है कि स्ट्रैटेजी को अपन को बार बार तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, बहुत 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 मैंने प्लान कर रखा था कि कल कोई त्योहार है, ठीक है, तो मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनवा ली, बहुत सारी मिठाइयाँ बनवा ली कि मेरी दुकान, मिठाई की दुकान का नाम है, मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बेच दूंगा, ठीक है। ये मैंने प्लान किया था, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारी मिठाई बनवा लेते हैं, अच्छे दाम पे अपन निकाल देंगे, अपनी मिठाई बढ़िया है, ठीक है। क्या हुआ ना, बहुत 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 ज्यादा बारिश हो गई और लोग घूमने निकले ही नहीं, त्योहार मनाया ही नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा बारिश हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई गेट टुगेदर था, कोई गैदरिंग वैदरिंग थी, कुछ होने वाला था त्योहार ग्राउंड में, वो नहीं हो पाया बारिश की वजह से। तो अब मैं क्या करूंगा? एक तो लोग होंगे जो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार अब तो अपना भंटा धार हो गया, अब तो अपनी सारी मिठाई डूब गई, खराब हो गई, क्या करूं? दूसरे तरह के लोग होंगे कि मेरी पहली स्ट्रैटेजी फेल हो गई तो दूसरी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ। क्या? देखता हूँ आसपास कहीं शादी वगैरह हो रही है क्या, उनको मिठाई रिक्वायर्ड है क्या, थोड़े कम दाम में ही सही, लेकिन अपनी मिठाइयाँ निकाल देता हूँ। ये होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही हो, स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि अपन ने सबसे पहले वाले पार्ट में ही पढ़ा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो स्ट्रैटेजी को हमें तोड़ना मरोड़ना भी पड़ सकता है, ठीक है, समझ में आया? दिस इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रैटेजी कि ये फ्लेक्सिबल होती है और इसका काम ही होता है कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई है ना, कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बारिश हो गई, अब वो फंक्शन नहीं हो रहा, उससे डील करना। कैसे डील करना? मैं ढूंढता हूँ कि कोई शादी ब्याह तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो हाँ, वहां पे अपनी मिठाइयाँ भिजवा के काम खत्म करवा लेता हूँ। समझ में आया? तो स्ट्रैटेजी के बारे में अपन ने पूरा ऊपर से नीचे पढ़ा कि स्ट्रैटेजी का मतलब पढ़ा। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? इट इज द लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कि वो क्या करना चाहता है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमेज, डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन एंड क्या है यहाँ पे, डेस्टिनेशन कहाँ गया कहाँ गया क्या गया, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन, ये है हमारे पास, ठीक है, कि ये क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या करता है?
स्ट्रेटजी के बारे में अगर कभी लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा तो ये लिख के आएंगे। दूसरा, स्ट्रेटजी क्या करता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करके दे देता है। कैसा फ्रेमवर्क, कि भाई आप अपनी अपॉर्चुनिटी का पता करो, थ्रेट्स से बचो, स्ट्रेंथ को और बढ़िया करो और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लो। सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट ये कि स्ट्रैटेजी कभी भी स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इट इज फ्लेक्सिबल एंड डील्स विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, बात खत्म। और चौथा पॉइंट फटाक से बता दो, स्ट्रैटेजी इज नेवर अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट। बात खत्म। 5 नंबर में इतना लिख के आओगे, 5 में से 4.5 कोई भी नहीं रोकने वाला आपको देने से। ठीक है, समझ में आ गया? अगर पूछेगा कभी तो ये लिख के आएंगे। तो जल्दी से ना आप लोग मेरे को भेजोगे व्हाट इज स्ट्रैटेजी, 2 नंबर के लिए क्या लिखोगे और 5 नंबर का आ गया तो क्या लिख के आओगे। डन, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमने स्ट्रैटेजी को पूरा खत्म किया। समझ में आया? चलो, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। ये मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए लिखा कि स्ट्रैटेजी कौन बनाता है। मैंने सबसे पहले बताया, वो डायग्राम याद है, टॉप मैनेजर ऊपर वाले बनाते हैं और नीचे वाले पे थोप देते हैं। ये भी अपन पढ़ेंगे, ये भी आगे चैप्टर में बढ़िया से आएगा। लेकिन अभी समझ लो स्ट्रैटेजी बनाता कौन है, ऊपर वाले। ठीक है, चलती किसकी है, हे प्रभु, प्रभु की चलती है ना, आप चाहे कुछ भी कर लो, ऊपर वाले की ही चलनी है। अब ये सब समझने के बाद एक और स्ट्रैटेजी पे पॉइंट आते हैं कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी होती है, रिएक्टिव भी होती है। आ जाओ जल्दी से उस कॉमन वाले पेज पे। अमित भाई थोड़ा थोड़ा बोल के ना बहुत लिखवा रहे हो, गुस्सा आ रहा है? थोड़ा सा बस आज की क्लास में थोड़ा सा, इसके बाद नहीं, पक्का डन नहीं लिखवाऊंगा, पक्का नहीं लिखवाऊंगा। प्रोएक्टिव पक्का यार, पक्का नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा लिख लो ना, बात मानो ना यार। प्रोएक्टिव। अच्छा, इसको एक काम करता हूं, मैं 2-3 भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सबसे पहला इंग्लिश, कॉमन लैंग्वेज तो सबको समझ आए। प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग एक्शन इन एडवांस और taking action before happening of an event। समझ में आ गया? प्रोएक्टिव। सबसे पहले इंग्लिश मीन्स वी वॉन्ट टू टेक एन एक्शन बिफोर वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वर्ड सबसे ज्यादा, कुछ होने से पहले। वी आर टेकिंग एन एक्शन बिफोर ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, इट इज नोन एज प्रोएक्टिव। हिंदी सुनो, कोई घटना घटने से पहले अगर मैं एक्शन ले लूं ना, उसको बोला जाता है प्रोएक्टिव रिएक्शन। ठीक है, प्रोएक्टिव बनना। ठीक है, कोई घटना होने से पहले अगर मैं एक्शन ले लूं मीन्स आई एम प्रोएक्टिव। इसको अब हरियाणवी में बोलूं, चलो हरियाणवी में बोलते हैं, अरे भाई अगर किमी होने ते पहले ना तू काम करन लाग जा, किमी होने ते पहले अगर तू एक्शन ले लिया तो मैंने बोला हाँ प्रोएक्टिव होना। समझ में आ गया? पंजाबी में बोलूं, अच्छा वीर जी जे कोई गल होने तो पहला ही आपा एक्शन ले लाना, उन्हें आपा कहते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ठीक है, 4 भाषा में बोल दिया, अब समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कुछ भी होने से पहले प्रो 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 मतलब पहले अगर मैं एक्शन ले लूं उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। और आप रिएक्टिव, रिवाइटल एक्टिव नहीं, रिएक्टिव, टेकिंग एक्शन आफ्टर occurrence of an event। कुछ भी घटना घट जाने के बाद, चोट लग जाने के बाद जब हम एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। अब पछतात हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर भी अपन उसके बाद कुछ हो जाने के बाद जो अपन अपना रिएक्शन करते हैं ना, जो रिएक्टिव जो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्शन मतलब कुछ होने के बाद एक्शन करना, प्रोएक्टिव मतलब कुछ होने से पहले एक्शन करना। समझ में आ गया? डन। चलिए बहुत अच्छे। अब वापस आ जाते हैं हम अपने वाले पॉइंट पे। स्ट्रैटेजी का ना एक और बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या? स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव भी हो सकती है, रिएक्टिव भी हो सकती है। मतलब प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मतलब तो अपन ने समझा ना कि एक्शन के बाद अगर कुछ करते, कुछ घटना हो जाने के बाद का एक्शन रिएक्शन, उससे होने से पहले प्रोएक्शन। ठीक है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव। मतलब ये लिख लो, स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू प्रोएक्टिव
प्लस रिएक्टिव। एक कंपनी का स्ट्रेटजी मिक्स होना चाहिए, किसका? प्रोएक्टिव एक्शंस का ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशंस। मतलब एक बात बताओ, कोई भी घटना होने से पहले 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 अगर मैं कोई एक्शन ले लेता हूं तो अपने लिए ही फायदा है ना। बताऊं कैसे? चल, मोदी जी ने बोला मेक इन इंडिया करना है अपने को, ठीक है, मेक इन इंडिया करना है। तो पता है मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले मान लो मैं चाय बेचता था, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया ना, मिट्टी के कुल्हड़ों में देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मोदी जी ने अनाउंस किया ही है और सबसे पहले कोई कुछ इंप्लीमेंट करता उससे पहले ही मैंने मिट्टी के कुल्हड़ों में देना स्टार्ट कर दिया। इट इज माय प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। पहले से ही मैंने भाप लिया कि अब मेड इन इंडिया का बात आ गई है ना, अब लोग स्वदेशी पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो लोग स्वदेशी पे ध्यान देते उससे पहले मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। ठीक है, समझ में आया? अब रिएक्टिव स्ट्रेटजी, कभी कभी क्या होता है ना, जरूरी नहीं कि मैं हर बार एक्शन पहले ही लेके बैठ जाऊं। कई बार होता है कि जब चोट लग जाती है ना, तब उसके बाद अपन संभलते हैं और तब उसके बाद एक्शन लेते हैं। जैसे मैं बताता हूं, मान लो मोदी जी ने मेक इन इंडिया अनाउंस कर दिया, सब लोगों ने कुल्हड़ में बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पता है एक दिक्कत आ गई। कुल्हड़ में जब हम पकड़ते थे ना चाय, तो वहां पे गर्म लगता था, ढंग से पकड़ नहीं पाते थे। मैंने ऐसा कुल्हड़ बनाया जिसको एक हैंडल भी दे दिया। अब क्या हुआ, मैंने लोगों के एक्शन होने के बाद अपना रिएक्शन लिया, पर ऐसा रिएक्शन दिया कि मैं लोगों को बीट कर गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं हर बार प्रो एक्शन ही हो, बाद में भी अपन एक्शन ऐसा ले सकते हैं जो लोगों को बीट कर जाए। तो मेरी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? हर बार प्रोएक्टिव होनी चाहिए क्या? जरूरी नहीं है हर बार प्रोएक्टिव हो, हर बार मैं सब कुछ पता कर लूं, भगवान नहीं हूं मैं। ठीक है, वो डायलॉग नहीं सुना क्या, इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। वो इंस्टाग्राम से ही देखा था मैंने आज सुबह सुबह, वो कोई आ रहा था टिकटॉकर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मेरी दो तरीके की हो सकती है, प्रोएक्टिव भी और रिएक्टिव भी। एक बढ़िया स्ट्रैटेजी कैसी होती है? इट इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। तो इन चारों पॉइंट्स के बाद पांचवा पॉइंट्स क्या आ जाएगा? स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन डायनामिक बिजनेस। मतलब इन्वायरमेंट तो बदलते ही रहता है ना, तो उसके बाद बदलते इन्वायरमेंट को देख के जो मैं रिएक्शन करता हूं उसको बोलते हैं रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। डन, समझ में आ गया? बहुत ज्यादा अच्छे। अब एज इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर ऊपर वाला से, करंट स्ट्रैटेजी फ्लोज फ्रॉम बोथ प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस। मतलब जो मैं नई स्ट्रैटेजी बनाता हूं ना, ये लिख लो यहां पे, न्यू स्ट्रैटेजी क्या होती है? मिक्स ऑफ ओल्ड स्ट्रैटेजी जिससे मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ओल्ड स्ट्रैटेजी विच वॉज परफॉर्मिंग गुड, मेरी वो वाली स्ट्रैटेजी जो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, दैट बिजनेस दैट आर वर्किंग वेल एनफ टू मेरिट कंटिन्यूएशन, एज वेल एज प्लस 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 क्या? न्यू स्ट्रैटेजीज। किस वजह से? न्यू स्ट्रैटेजीज कहां गया, एज वेल एज न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस दैट स्ट्रेंथन द कंपनी पोजीशंस। न्यू स्ट्रैटेजीज एज पर न्यू इन्वायरमेंट। मतलब जैसे ही इन्वायरमेंट और कंडीशंस, जैसे ही इन्वायरमेंट या कंडीशंस बदले, उसके साथ साथ जो मैंने नई स्ट्रैटेजी लगाई ना, वो दोनों जोड़ के हमारी स्ट्रैटेजी बनती है नई वाली स्ट्रैटेजी। समझ में आया? तो जरूरी नहीं नई वाली स्ट्रैटेजी सिर्फ नई हो, एक कोई पुरानी अच्छी मेरी स्ट्रैटेजी चल रही है, मैं उससे अच्छा कमा रहा हूं, तो उसको क्यों छोड़ना है यार। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते, पता है, आते हुए बादलों को देख के कभी भी अपने घड़े नहीं फोड़े जाते कि बारिश तो होगी तो घड़ा फोड़ दो। नहीं भाई, घड़ा तो संभाल के रखो, वो तो काम आएगा। इसीलिए नई स्ट्रैटेजी जो होती है ना, पुरानी चलती रहेगी अगर वो अच्छा कर रही है, प्लस उसमें कुछ नया ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो देखो मैंने पापा की नॉलेज यहां यूज कर ली। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा अच्छे। 10
स्ट्रेटेजी पार्टली इज डेलिबरेटिव एंड प्रोएक्टिव। स्ट्रेटेजी मेरी प्रोएक्टिव है, स्टैंडिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अबाउट द कंपनी सिचुएशन। कौन सा प्रोएक्टिव? मतलब जो मैनेजमेंट सोच रही है कि यार मैं ऐसा एक्शन लेने वाली हूं, एंड इट्स कंक्लूजन्स अबाउट हाउ टू पोजीशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस एंड टैकल द टास्क ऑफ कॉम्पिटिटर फॉर बायर्स पैट्रोनेज। मतलब कि मेरी स्ट्रेटेजी जो होती है रिएक्टिव भी होती है और प्रोएक्टिव भी होती है। क्या सोचते हुए कि मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि मैं कैसे बायर्स का कॉन्फिडेंस विन कर सकूं, सपोर्ट को जीत सकूं, उनके सपोर्ट को जीत सकूं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मैनेजमेंट की सोच अबाउट द कंपनी सिचुएशन कि हम कहां पे हैं, एंड इट्स कंक्लूजन अबाउट हाउ टू पोजीशन द कंपनी, मैं कहां कंपनी को ले जाना चाहता हूं। ये दोनों सोच के जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसको बोलते हैं अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी। अब ये देख लो, however not every strategic move is a result of proactive planning and deliberate things that happen that cannot be fully anticipated। मतलब जरूरी नहीं है प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी रिएक्टिव भी हो सकती है। अभी अपन ने पढ़ा, उसी को दोबारा 3-5 कर रहा है। तो अपने लिए क्या काम का चीज है? अपने लिए काम की चीज है ये वाला पार्ट कि स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। कैसे? प्रोएक्टिव का मतलब ये, रिएक्टिव का मतलब ये, डन। बस उसके बाद ये वाला पैरा जो हमने पढ़ा, यहां से एज एविडेंट से लेके पैट्रोनेज तक, ये वाला पार्ट जरूरी नहीं पढ़ने का। यहां से लेके कहां तक पता है? ये वाला, डन, बात खत्म। अब देखो, crafting a strategy thus involves stitching together proactive or intended strategy and adopting pieces of successful reactions। मतलब फिर से वही बात, अरे आप नहीं भैया, प्रोएक्शन, प्रोएक्टिव को मैं क्या ये बोल सकता हूं? माई ओल्ड थिंकिंग अबाउट इन्वायरमेंट। मैं सोच रहा था कि यार इन्वायरमेंट ऐसा मूव करेगा, इसलिए मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी बनाई। अब रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, न्यू सडन चेंज। क्यों? क्योंकि मार्केट अलग परफॉर्म कर गया तो मैंने अलग तरह की स्ट्रैटेजी बना ली। ये दोनों को जोड़ के मेरी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनती है। ठीक है, चलो। स्ट्रैटेजी हेल्प्स अनरेवल कंप्लेक्सिटी एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। अगर अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ना तो उससे आगे चल के अपने को दिक्कत नहीं आती, वो नीचे अपने को समझ में आ जाएगा। इट ऑल्सो मीन्स टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। स्ट्रैटेजी से एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम भी पता चलती है, उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। याद है स्ट्रैटेजी का अपन ने क्या देखा था? ये हमें 4 चीज बताती है, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, थ्रेट्स क्या क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है, मेरा वीकनेस क्या क्या है। डन, चलिए। इसने यूपीआई का एग्जांपल लिया, पता है? एग्जाम्पल यहाँ हर एक इंपॉर्टेंट पढ़ के चलना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही उठ के वो केस सिनेरियो वाले जो क्वेश्चन बनाता है ना, वो यहीं से बनाता है। देखो, यूपीआई था, यूपीआई हैज चेंज द एंटायर डिजिटल पेमेंट का लैंडस्केप इन इंडिया एंड हैज नाउ गॉन global, a true example of made in India for the world. It is also because of a well planned identification of the existing problem statement, formulation of strategy and putting it to perfect execution। देखो, लोगों इंडिया में ना प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि बार बार लोग कभी पैसा लाना भूल गए या उनका बटुआ चोरी हो गया। तो क्या कैसे चीजें वर्क करती है? अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए और इजीली ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई लाया गया। प्रॉब्लम क्या थी? कि पैसे इजीली ट्रांसफर हो जाए। क्या आया उसके लिए? यूपीआई। परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाई, इंप्लीमेंट करी, डन, सक्सेस मिल गई। चलो एक क्वेश्चन दिखाऊं फटाक से। अ केचप ब्रांड मेकिंग अ हेल्दियर केचप, एक अच्छा केचप बना रहा है विथ लेस शुगर, शुगर कम है उसमें। ठीक है, मैं काम करता हूं, आंसर छुपा देता हूं। हाँ, एंड प्रिजर्वेटिव्स, मान लो इसमें शुगर कम है, प्रिजर्वेटिव्स कम है, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स बाय लेटिंग पेरेंट्स फील सेफ अबाउट किड्स कंज्यूमिंग केचप। देखो, कैन दिस बी कॉल्ड अ स्ट्रेटजी? क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? ध्यान से सुनना, ऐसे ही करके आता है, सेम एग्जैक्टली आ जाएगा, ये पॉइंट लिख देगा, मैं बताता हूं इसके बाद क्वेश्चन कैसे आएगा। कैन इट बी कॉल्ड अ स्ट्रेटजी? इफ यस, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन few points about it, ठीक है, डन। इसमें बोल रहा है कि एक केचप की कंपनी है, ठीक है, वो पता है क्या कर रही है? वो अपना प्रचार कर रही है कि भैया हमारे केचप में चीनी नहीं होती, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब कि हमारा जो केचप है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत परफेक्ट है, ठीक है, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो बोलता है क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है?
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोग आजकल देख नहीं रहे हो कि इंडिया में कुछ ज़्यादा नया चलन आ गया है कि हम लोग अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बाहर का नहीं खाएंगे, अच्छा खाएंगे, इन चीज़ों पे फोकस है ना अभी इंडिया में। हाँ, इस केचअप ब्रांड ने यही देखा कि इंडिया में अभी अच्छी चीज़ों पे, घर की चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे, साफ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। पहले नहीं था, पहले इतना नहीं चल रहा था, पहले कभी आपने इतनी न्यूज़ नहीं सुनी होगी, अब चल रहा है ये। तो इसने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि हमारा सेफ केचअप है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, मतलब हम ऑर्गेनिक टाइप की चीज़ें हैं। तो इसने क्या किया, इसने पहले ही भांप लिया कि लोग अच्छा सेफ ऑप्शन पे जा रहे हैं और इस तरह से अपना प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो इट इज टेकिंग एक्शन बिफोर बिफोर लोग धीरे धीरे अभी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लोग धीरे धीरे इस मोड में जा रहे हैं। इसीलिए इसने पहले ही एक्शन ले लिया कि मैं क्या करूंगा, अपना अच्छा प्रोडक्ट दूंगा। सो इट इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। देखो, yes, it is a business strategy to fight the competition and to adapt with the changing external environment, people becoming health conscious. तो it is a proactive strategy कि मैं पहले ही कॉन्शियस होके, जो लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, अच्छा सा अपना प्रोडक्ट बना देता हूँ। इट इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी। और उसके बाद अपने को स्ट्रेटजी के बारे में जो 5 पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, स्ट्रेटजी का डेफिनेशन, उसके बारे में पॉइंट्स कि ये प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों होता है। ये मैनेजमेंट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और स्ट्रेटजी कभी भी फिक्स्ड नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबल है और परफेक्ट नहीं हो सकती। ये वाला पॉइंट बता देंगे, बात खत्म, अपना फुल में फुल नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ऐसे लिखते हैं आंसर, ऐसे लिखा जाता है व्हाट इज स्ट्रेटजी। एक स्ट्रेटजी पे हमने इतनी लंबी क्लास खत्म कर दी, ठीक है। तो अब जाके ऑन एन एवरेज आई गेस हमारा 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गया और हमने सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि स्ट्रेटजी किसको कहते हैं। समझ में आया? फुल अपने को अच्छे से समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत अच्छे। अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में लिखाया था कि ये चैप्टर है स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। स्ट्रेटजी के बारे में तो अपन ने इतने अच्छे से पढ़ लिया, अब मैनेजमेंट के बारे में पढ़े। चलिए ठीक है, 1 सेकंड में पानी पी लो, फिर अपन पढ़ते। आप भी सांस ले लो। चलो डन गाइस, विजिबल है? हाँ, अब विजिबल है आप लोगों को? परफेक्ट। अब थोड़ा ज़्यादा सही है, बहुत अच्छे। अभी हमने स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ खत्म किया, अब हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट से मिलके बनता है। चलिए मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का 2 मतलब होता है, सबसे पहले ही लिख लो। आओ यहां लिखवा देता हूं। एक काम करते हैं, सबसे पहले जो कोने में लिखते चले ना अपन, उसके अलावा सब कुछ क्लियर कर देते हैं कि अपने काम का नहीं है, मैंने कटवा दिया है, ठीक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन लिखने बोला था, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी, आप लिख के दोगे मेरे को। एक हमने ये पॉइंट लिखा है, ठीक है, एक ये एग्जाम्पल लिखा है, मैं इसको एग्जाम्पल बता देता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हमने स्ट्रैटेजी का मतलब सीखा था। ये एक पॉइंट सीखा था कि स्ट्रैटेजी जो है वो मैनेजमेंट से छोटी है, बड़ी नहीं है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? टॉप लेवल का मैनेजर। ये वाला पार्ट देखा था। एक हमने ये पॉइंट लिखा था कि स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, दोनों मिलके बनती है। एंड नहीं लिखता मैं, प्लस का सिंबल डालता, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डन। इसके बाद हमने और कुछ लिखा था। हाँ, न्यू स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? न्यू स्ट्रैटेजी मिक्स ऑफ ओल्ड स्ट्रैटेजी होती है और एक न्यू स्ट्रैटेजी का मतलब न्यू स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। डन। प्रोएक्टिव का मतलब
ये अपन ने ऊपर समझ लिया था, तो इसको चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। डन। इसके बाद हमने कुछ नहीं देखा यहाँ तक, तो मैंने एक पॉइंट ये लिखवाया आप लोगों को यहाँ पे, एक ये स्ट्रैटेजी का पॉइंट लिखवाया, एक ये लिखवाया, ठीक है। डन, एक एग्जांपल दिया। अब तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ना, चलो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखवा रहा था आप लोगों को, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का दो मतलब है। कौन कौन से दो मतलब? सबसे पहला पीपल, दूसरा प्रोसेस। है भाई क्या 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 क्या? अरे देखो यार, ये तो हमें भी पता है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को मैनेज करना, है ना? किसी चीज को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है, ये तो हमें पता है। तो ये वाली तो डेफिनेशन पता है ना मैनेजमेंट की, प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। समझ में आ गया? प्रोसेसेस टू मैनेज इज नोन एज, देखो, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड। पहले ये वाला पार्ट पढ़ता हूं, बहुत लोग आपको पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन पहले नीचे वाला पार्ट। मैनेजमेंट मीन्स सेट ऑफ ऑल द फंक्शंस एंड प्रोसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जितनी भी प्रोसेस या फंक्शंस इंप्लीमेंट किए जाते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसको कहा जाता है मैनेजमेंट। अब बहुत बार सुना होगा ना, कंपनी के मैनेजमेंट जो है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट है खराब, टॉप लेवल मैनेजमेंट आए खराब है। कौन है टॉप लेवल मैनेजमेंट? वाह, कौन है ये आदमी? मैनेजमेंट मतलब जितने भी पीपल हैं, बड़े लोग, की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जिनका ऑर्गेनाइजेशन में मेन रोल है, की रोल है। आप और मैं जैसे छोटे आदमी नहीं, जो हम एम्प्लॉयज की तरह लैपटॉप पे बैठ के ठक 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 काम कर रहे हैं, नहीं। कौन? जो बड़े लोग बड़े कैबिन्स में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं ना, उनको बोला जाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के दो मतलब, कौन कौन से? पीपल, पीपल कौन से हुए? ए वाला पार्ट, और ये हुआ मेरा बी वाला पार्ट। तो चलो, इट इज यूज विद द रेफरेंस ऑफ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइटेड वाला पार्ट ही पढ़ना है। की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब वो की ग्रुप जो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स के चार्ज में है। तो मतलब क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट मींस दोज पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द चीफ ऑर्गन, और द चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड, जिसको बोला जाता है विद द टास्क ऑफ मेकिंग इट पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी, मतलब जिसका काम है एंटिटी को ग्रो करवाना, ठीक है। बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंटली लिख के आनी है। चीफ ऑर्गन अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर, सबको एक साथ लेके आना। किसको? सारे रिसोर्सेज को, मैन पावर को, मनी, मटीरियल, टेक्नोलॉजी कंबाइंड टू फंक्शनिंग। एक बात बताओ, बात बता, आज की दुनिया में ये बताओ, अमीर कौन नहीं है? बहुत सारे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग अमीर है ना। तो पैसा किसके पास नहीं है? कौन सामान नहीं खरीद सकता? कौन स्टील नहीं खरीद सकता? कौन स्टील नहीं बनवा सकता? कौन मजदूर नहीं मंगवा सकता? पर क्या कोई टाटा जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहला पार्ट, उसके लिए वो मैनेजमेंट ही नहीं है उसके पास, जो इन सारी चीजों को एक साथ परफेक्ट तरीके से मिला सके। जैसे टीम इंडिया के पास, टीम इंडिया के पास, अभी मैं कुछ खराब नहीं बोलूंगा, सारे कैप्टन अपने बहुत अच्छे हैं, अपने पास सारे तगड़े प्लेयर्स हैं, पर अपने पास धोनी की तरह वो माइंडसेट नहीं है कि जो सबको अच्छे से मिला के उसको यूज कर सके। इसीलिए अपन हार जा रहे हैं। याद है चैंपियंस ट्रॉफी, अपन हारने वाले थे, तब भी धोनी ने दिमाग लगा के जितवा दिया। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो एक मैनेजमेंट ही नहीं है, वो टीम लीडर ही नहीं है जो हमें जितवा सके। तो बस वो कमी चल रही है, इसीलिए अपन वर्ल्ड कप हार गए यार, और कोई नहीं। बाकी रोहित और कोहली भी बहुत अच्छा खेले यार, बहुत अच्छा खेले। ठीक है, डन। चलो, अब सेकंड पार्ट, मैनेजमेंट और किसको कहते हैं? प्रोसेस को, मतलब वो सारे फंक्शन, वो सारे प्रोसेस जो ये मैनेजमेंट वाले लोग यूज करते हैं, किस चीज के लिए? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। Used with a set of interrelated functions and process carried out by the management of an organization to attain its objectives, अपने objectives को अचीव करने के लिए हम जो प्रोसेस का यूज करते हैं, हम नहीं, मैनेजमेंट जिस प्रोसेस का यूज करती है उसको भी मैनेजमेंट ही कहा जाता है। कौन कौन से फंक्शंस? सबसे पहला
प्लान करना, मैनेजमेंट प्लान बनाती है ना कि यार हाँ ये अपने को काम करना है। ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को एक साथ लेके आती है, ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद डायरेक्ट करना, ए भाई ये करना है, सुनो टीम लीडर तुम्हें आज ये करवा के देना है, अपने को इतना काम करवा के देना है, डायरेक्ट करना लोगों को। उसके बाद स्टाफिंग, सही बंदे लेके आना। एक जरूरी नहीं है कि ऐसा खड़ूस मैनेजर लेके आ जाऊं जो अपनी टीम की वॉट ही लगवा दे। एक अच्छा मैनेजर लेके आना, अच्छे लोग लेके आना, कंट्रोल। और सबको ढीला नहीं छोड़ सकते, सबको कंट्रोल रखना पड़ेगा। पता है ऐसा भी अच्छी बात नहीं होती कि एक बहुत ढीला ढाला मैनेजर लिया है जो सबकी सुनता हूँ। मैनेजर को कंट्रोल भी करना आना चाहिए कि अगर मेरे लोग लापरवाह हो रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करूँ। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, सबसे पहला एक प्लान प्रिपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करके रखो सबको। उसके बाद डायरेक्ट करो, सबको डायरेक्शन देते रहो, और स्टाफिंग करो और कंट्रोल करो। इसके लिए कोई निमोनिक बनूं आपको? इसके लिए क्या बनाऊं मैं आप लोगों को, इतना प्यारी सी तो एक चीज है। SPD। कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है। मैं निमोनिक्स वैसे भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि क्या है ना, कुछ चीजें बहुत प्यारे तरीके से ही समझ में आ जाए तो वही अच्छा है। तो चलो मैं ये बता देता हूँ कैसे ये करते हैं। लो, सबसे पहले मैनेजमेंट सबसे पहले प्लानिंग करेगी। प्लानिंग कर लिया, इसने प्लान कर लिया, चलो मैं ऐसे बता दूं, चलो प्लान कर लिया कि मैं कितने स्टाफ रखने वाला हूं। मैंने स्टाफ की प्लानिंग कर ली, ठीक है। अब इन स्टाफ को ना डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्शन, ठीक है। इन स्टाफ को डायरेक्शन करने के लिए ना, डायरेक्शन करने के लिए अपन ने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर ली। थोड़ा अजीब सा हुआ लेकिन ठीक है। अपन ने, मैनेजमेंट ने सबसे पहले एक प्लान किया। क्या प्लान किया कि स्टाफ को लेके आना है। स्टाफ को लेके आ गए, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। प्लान किया कि स्टाफ को लेके आना है, ठीक है। फिर उनको डायरेक्ट किया, उनको कंट्रोल किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये वाले काम अपन ने कर दिए। तो कभी पूछेगा कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, पढ़ा था ना अपन ने, फंक्शंस जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, तो ये 5 फंक्शंस है। तो ये भी लिख लो अपन यहाँ पे इसी के बगल में। डन। क्या इस पूरे पैराग्राफ से मैंने आपको सिर्फ ये 4-5 वर्ड्स लिखवाए। ये होते हैं कीवर्ड्स, ऐसे हाईलाइट किए जाते हैं कीवर्ड्स। आपने बहुत बार सुना होगा ना, कीवर्ड्स लिख के आना, कीवर्ड्स लिख के आना। अरे कीवर्ड्स ही हैं ये, यही लिख के आओगे तो अपने को नंबर मिलेंगे। अच्छा मैं एक और मिथ आपका बर्स्ट कर दूं यहाँ पे, चलो ये देखो। एग्जाम्स में ना, एग्जाम में अपने पास ऐसे में 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है मैक्सिमम। मान लो मेरे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो एग्जामिनर को कैसे मिलता होगा कि मैं कैसे चेक करूं? क्या उसके पास ऐसे बड़ा 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 पैरा लिखा होता होगा? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनना ये मेरी बात। उसके पास 5 नंबर के लिए ना कुछ ऐसे 5 लाइनें आती हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे लिखा रहता है कि अगर ये कीवर्ड्स लिख के एक्सप्लेन किया है ना, तब उसको 1 में से 1 दे देना। अगर खाली कीवर्ड्स लिखे हैं तो आधा नंबर दे देना। समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? ठीक है। इसीलिए मैं आपको साइड साइड में कीवर्ड्स लिखवाता जा रहा हूं कि भाई ये तो लिख के ही आना, और इसको अगर आप एक्सप्लेन करके आ गए गलती से भी तो बस बात खत्म अपनी, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, समझ में आया? तो एक सेकेंड, ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। अगर ये हम कीवर्ड्स लिख के आ गए और उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया, फुल नंबर मिल जाएंगे। डन, बहुत अच्छे। अब हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो हमने मैनेजमेंट का मतलब भी समझ लिया। अब बारी है दोनों को जोड़ने की। किसको जोड़ने की? स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट को। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is the set of activities that firm managers undertake to put their firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace। मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है ना, सबसे पहले मैनेजमेंट वाले लोग, मैनेजमेंट जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो ऐसे प्लान्स प्रिपेयर करती है, ठीक है, ऐसे प्लान्स प्रिपेयर करती है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे
टॉप लेवल पे लेके जा सकते। दीज आर द सेट ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज स्ट्रेटेजी मतलब प्लान, एक्टिविटीज दैट द फर्म मैनेजर्स मतलब मैनेजमेंट अंडरटेक, किस चीज के लिए, टू पुट देयर फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, अपनी फर्म को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन पे लेके जा सकते। तो अपने को क्या याद करना है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना वाला पार्ट याद करना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब। एंड कंप्लीट सक्सेसफुली। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? पहले एक चार्ट होता था, अब हट चुका है वो, बताऊं कौन सा? चलो देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहला काम होता है, पहले ये पता करो भाई मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ, आज भी वही। हाँ, तो सबसे पहले ये पता करो कि आप अभी कहाँ पे खड़े हो, आप किस पोजीशन में हो, ठीक है। दूसरा, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एक रास्ता, एक अपन जर्नी भी तो ऐसे ही प्लान करते हैं ना कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, पैदल चल के चला जाऊं, बाइक से चला जाऊं, स्कूटी से चला जाऊं, सबसे बढ़िया वाली कौन सी है उसको अप्लाई करो और चेक करो क्या वो मुझे मेरे रास्ते तक ले जा रही है या नहीं ले जा रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम में बने रहने देता हूं कि अपना सबसे पहला काम है फाइंड आउट करो वेयर वी आर, सेकंड वेयर वी वांट टू गो, थर्ड डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी अवेलेबल है, चौथा चूज द बेस्ट वन, और फिर से वही पांचवा चैप्टर ही आ गया अपने पास, चूज द बेस्ट वन, और फाइनली कंट्रोल कर लो, बात खत्म। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किसको बोलते हैं जल्दी से बताओ? मींस ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर यूज्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, और किस चीज के लिए, टू कम्पीट और ब्रिंग द फर्म इन द बेस्ट पोजीशन। बस कौन कौन सा बात, सेट ऑफ एक्टिविटीज, हमारे लिए कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे, मैं कीवर्ड हाईलाइट करा देता हूँ, सेट ऑफ एक्टिविटीज और मैनेजमेंट और पुट द फर्म इन द बेस्ट पोजीशन। बस इसके बाद एक लाइन और लिख के आ जाना, 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे कि इट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज। कौन सा? फाइंड आउट वेयर वी आर नाउ, वेयर वी वांट टू गो, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल, चूज द बेस्ट वन, अप्लाई, मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, यही चीज लिखी हुई है। डन? समझ में आया? यहां तक अपने को समझ में आया? कोई दिक्कत? हमने फुल प्यारे तरीके से देखा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, मैनेजमेंट का क्या मतलब है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये देखा। समझ में आया? अरे रुक जाओ भैया, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए बहुत ज्यादा अच्छे। अब हमारा आई गेस आज का, हाँ आज का हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद आज की अपनी क्लास कंप्लीट होने वाली है जिसमें हमने अच्छे से देखा है कि इंट्रो क्या होता है। अब हमने ये देख लिया कि स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं। स्ट्रैटेजी मतलब मेरा लॉन्ग टर्म प्लान। सोचो मैंने इस पूरे लेक्चर में कितनी बार ये पार्ट रिपीट कर दिया है ना, अब तो आपको भी याद हो गया। स्ट्रैटेजी मतलब लॉन्ग टर्म प्लान, मैनेजमेंट मतलब या तो लोग या फिर प्रोसेस जो मेरे टॉप मैनेजमेंट यूज करती है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किसको बोलेंगे? वो एक्टिविटीज जो मेरी टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करती है, किस चीज के लिए? अपनी फर्म को बेस्ट पोजीशन पे ले जाने के लिए, ठीक है। चलो अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, पता है 3 चीज आएगी, तीनों में फर्क समझ के रखो। कौन सी 3 चीजें? इंपॉर्टेंस क्या क्या है मेरा, लिमिटेशन, या फिर प्रॉब्लम्स भी पूछ सकता है, और फाइनली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स का मतलब क्या फायदा वो मेरे को देने वाला है, ठीक है। लिमिटेशंस या प्रॉब्लम्स का मतलब क्या नुकसान है उसका, और ऑब्जेक्टिव्स मेरा उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। तो तीनों वर्ड अलग अलग है, तीनों का मतलब अलग अलग है, अलग अलग समझ के रखना, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है? गोल, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे, दैट इज डिलीवरिंग सुपीरियर रिटर्न्स। ये सब बकवास है। एसेंशियली हमने ऑर्गेनाइजर परफॉर्म द बेटर कंपटीटर्स। देखो मेन काम जो भी है अपन पढ़ेंगे नीचे। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ये इसको लिख लो यहाँ पे, गोल। मैंने ये एक और पॉइंट लिखा है, गोल क्या मेन गोल है? टू क्रिएट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलो इसको तोड़ के पढ़ाता हूँ। कॉम्पिटेटिव मतलब कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटर कंपटीशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज मतलब बेनिफिट, मतलब
सबसे पहला इसका एक काम है, मेक अस बेटर। लिख लो, चलो इसको लिख लो, बगल में लिख लो, मेक अस बेटर देन कॉम्पिटिटर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें कॉम्पिटिटर से अच्छा बना के रख देगा। स्ट्रैटेजी का सबसे मेन ये गोल होता है। गोल जरूरी नहीं कि अचीव ही हो जाए, पढ़ा था ना स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं अचीव हो जाए, पर हाँ इसका मेन गोल ये है। और दूसरा, टू गाइड द कंपनी थ्रू ऑल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। याद है अपन ने पढ़ा था कि अपने को अपॉर्चुनिटीज भी बताती है और थ्रेट्स भी बताती है। तो ये मेरे को चेंजिंग इन्वायरमेंट में से अच्छे से निकाल सकती है कि अगर अपॉर्चुनिटी है भैया जल्दी से प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी लगा के जीत ले, और अगर थ्रेट्स है तो उससे बच ले, है ना। ये इसके दो काम है। जल्दी से बता दो मेरे को, दो गोल कौन कौन से। सबसे पहला अपना मेन गोल है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना, मतलब मैं कॉम्पिटिटर से भाग के आगे पहुंच जाऊंगा। आगे कैमरे से बाहर नहीं निकल रहा मैं। सबसे मेन गोल है कॉम्पिटिटर से आगे जाना। अपना मेन काम क्या है, फर्स्ट आना, जीतना, कॉम्पिटिटर से आगे रहना। मेन गोल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कॉम्पिटिटर से आगे रहना, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सेकंड मेन गोल क्या है, सेकंड कि जो भी परेशानी आए पहले ही बता दो, गाइड अस थ्रू द चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आती है ना, पहले ही बता दो। यहां पे लिख दो, सो टू रिएक्ट इन राइट मैनर, दैट इज टू मेक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। देखा तीनों कैसे लिंक कर दिया मैंने एक साथ। इसका काम है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए हमें गाइड करता है। अब समझ में, मैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे बना लेता हूं, कैसे मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाता हूं। मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाऊंगा तो पहले ही पता चल जाएगा क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, और उससे मैं अपनी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बना लूंगा। ये होता है, और इस तरह से पढ़ा जाता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जोड़ के कंसेप्ट को हमने क्या किया, कंसेप्ट समझे, सीखे, एग्जाम्पल भी लिखे, और साथ साथ कीवर्ड हाईलाइट करवा के बगल में भी लिखवा दिए, ताकि एग्जाम्पल से समझ में आएगा, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। लिख के अपने को ये वाला पार्ट आता है, नंबर भी आएंगे, समझ में भी आया, नंबर भी आया, फुल खुश। टेंशन किस चीज की, किसी चीज की टेंशन नहीं है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने का। और आई रियली थिंक कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने अभी इस लेवल तक आप देख रहे हो ना, मतलब आप मेरे साथ अटैच्ड हो, जुड़े हुए हो। और अगर आप जुड़े हुए हो ना, तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो, 7903479393। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे अपनी डिटेल्स भेजो कि अमित भाई मैं ये हूं, मैं आपका लेक्चर देख रहा हूं, आपका लेक्चर पसंद आया, नहीं पसंद आया, बुरा लगा, बेकार लगा, जो भी लगा, आप मुझे कमेंट फीडबैक करो। उसके बाद हम और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो फास्ट की वेबसाइट पे जाओ, कोर्स परचेज करो, और साथ में अपन मस्ती से, प्यार से पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खत्म करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और लिख के देता हूं, लो फिर से, ये तो मेरा ट्रेडमार्क हो गया अब लगता है, मैं लिख के देता हूं कि क्वेश्चंस मैं नहीं, क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होगे। और अगर आपसे एक बार में क्वेश्चन लग गया ना, डन, अमित भाई की जीत वही हो गई। आपको याद करवाने का काम भी मैं करके दे रहा हूं, यहां पे लिख के आप लोगों को कीवर्ड्स, ठीक है गाइस। तो आई रियली होप आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कुछ भी अगर दिक्कत होती है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे कमेंट कर दो, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे मुझे पिंग करो और बताओ आप लोगों को कैसा लगा है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, और जल्दी से मुझे मैसेज करो कि अपना बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाए। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।